नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, जो कि आपके लेखपाल के सिलेबस में एक टॉपिक है। मैथ्स एक टॉपिक हुआ करता था पहले, अब उसमें सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन का ही टॉपिक ऐड कर दिया गया है, जिससे आप देखेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन मिलने हैं। आप अगर देखें तो आपको जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। अगर हम बात करें, देखिए, अगर हम बात करें लेखपाल के एग्ज़ाम की, पाल, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें जो डीआई है वो 10 अंक की है। ये आपको पता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो सिलेबस समझ लें, क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए उसका सिलेबस समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सिलेबस क्लियर होगा तो आप उस टॉपिक को या उससे रिलेटेड एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएंगे। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल का हो या फिर होमगार्ड में तो है नहीं, होमगार्ड में सिर्फ जीएस का सिलेबस है, तो कांस्टेबल में अगर आप देखेंगे तो मैथ्स का सिलेबस है, उसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपने जो पेट के थ्रू एक एग्जाम हुआ जूनियर असिस्टेंट का, उसमें आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ रीजनिंग का सेक्शन था, और रीजनिंग के सेक्शन में भी अगर आप देखेंगे तो आपको 2 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से मिलेंगे। उसमें एक पाई चार्ट का क्वेश्चन था, तो उसमें उन्होंने एक डेटा पूछ लिया कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रीजनिंग में भी क्वेश्चन बना कर दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले ये समझ लें। तो आज हम बात करेंगे मेनली लेखपाल के सिलेबस की। तो आइए देखते हैं उसका सिलेबस। देखिए, ये पूरा सिलेबस जो है वो लेखपाल के एग्जाम के लिए दिया गया है, जिसमें आप अगर बात करेंगे तो आंकड़ा विवेचना, जिसे हम डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, वो 10 अंक की आनी है। बाकी ये आपका जीएस का सेक्शन है, ये इन्वायरमेंट का सेक्शन है 10 मार्क्स का, हिंदी 10 मार्क्स की, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला आप देखिए तो कंप्यूटर 15 मार्क्स का और यूपी स्पेशल, ये अलग अलग क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही हैं, कंप्यूटर की भी क्लासेस हो रही हैं, आप वो देखें। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे बैच चल रहे हैं या कोर्सेज चल रहे हैं या टेस्ट पेपर्स, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और आज हम मेनली अपना टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन का है, तो उस पर ही बात करेंगे। देखिए, 10 अंक कम नहीं होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, और ये तो ऐसा टॉपिक है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, और जैसे ए से स्टार्ट करेंगे जेड तक पहुंचेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 100 तक पहुंचेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। हर एक पॉइंट होगा जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जहां पर डाउट्स होते हैं, उनको समझा जाएगा, उनको आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ये क्वेश्चन आसानी से हो सके। बहुत डिफिकल्टी से लोग छोड़कर चले जाते हैं 10 मार्क्स से क्वेश्चन, और यहाँ पर आप अगर पूरी प्रयास करेंगे तो 8 अंक आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें और साथ में पढ़ें। बाकी जो भी आपको डाउट होते हैं या जो भी आपके प्रश्न होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उनका आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, जिसमें चार्ट, ग्राफ और तालिकाओं के माध्यम से रॉ डेटा दिया होता है, जिसका हम विश्लेषण करते हैं और उनको व्यवस्थित करते हैं और उपयोगी निष्कर्ष निकालते हैं। ये आपके सिलेबस में ऐसे ही लिखा हुआ है, और इसमें ये बोल रहे हैं कि हम रॉ डेटा देंगे जिससे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें टाइप्स पता होने चाहिए कि अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन में रॉ डेटा को पढ़ना है, और वो डेटा किसके फॉर्म में दिया होता है, ग्राफ्स के फॉर्म में दिया होता है। तो उसमें आप देखेंगे कौन कौन से ग्राफ होते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, ये एक टेबल बनी होती है जिसमें आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक सेक्शन दिया हुआ है, ये बच्चों की संख्या है, ये विभाग दिया हुआ है कि हर सेक्शन में कितने बच्चे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे विभाग ए बी सी डी ई दे दिया, और वर्ग में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और संगणक
संगणक विज्ञान, ठीक है, ये आपको दे दी, यहाँ पे बच्चों की संख्या दे दी। अब क्या करेंगे, इन्हीं, ये आपका जो है ये रॉ डेटा है, ठीक है, ये रॉ डेटा है। अब इसी तालिका को देखते हुए आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या हो सकता है एक ग्राफ पे 1 क्वेश्चन आ जाए, एक ग्राफ पे 2 क्वेश्चन आ जाए, या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते हैं एक ग्राफ पे, ठीक है। तो उनका आंसर इस ग्राफ से ही निकलेगा। तो ये आप तालिका देख सकते हैं, इस ग्राफ को हम कहते हैं बार ग्राफ। इसमें इस तरह से बार्स बने होते हैं, ठीक है, और इनमें डेटा दिया होता है। ये आपका y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, इसी पे दिया रहता है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये क्लासरूम है, तो ये ABC कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे कि ये 10, 20, 30, 40, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको दे देंगे। अब बार ग्राफ में आप देख सकते हैं, इसको डबल बार ग्राफ कहते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, सेल्स और प्रॉफिट इन दोनों को अलग अलग दिखा दिया है, सेल्स और प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इस तरह से भी बन सकता है। तो बार ग्राफ हो गए। अब अगला एक क्या आता है, पाई ग्राफ आता है। ये सर्कुलर होता है, एक सर्किल होता है जो डिवाइडेड होता है कई पार्ट्स में, और उसमें वैल्यूज लिखी रहती है। मान लीजिए जैसे ये सेल लिखा हुआ है, तो ब्रॉडबैंड में अब ये परसेंटेज के फॉर्म में 19%, 22%, 24%, 17%, 18%, इस तरह से दिया होता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो जो बाई चार्ट होता है वो परसेंटेज के फॉर्म में होगा, तो मैक्सिमम अगर आप सबको ऐड करेंगे तो 100% निकल जाएगा, और एक डिग्री के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 42%, 42%, ये हो गया 5%, ये 5%। अगर आप इसी ग्राफ को देखना चाहें तो देखिए, एक ऐसा तरीका भी हो सकता है कि मान लीजिए हम बात करते हैं डिग्री में, तो अगर आप एक सर्किल ड्रॉ करते हैं तो ये सर्किल टोटल कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसमें वैल्यू होगी टोटल 360 डिग्री होगी। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको हम 4 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। या फिर एक सर्किल ड्रॉ किया और ये कई, बस, ठीक है, 4 पार्ट की जगह ये ज़्यादा वैल्यू कर दी, ठीक है। इस तरह से करते चले गए हम, और मान लीजिए हर को 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, इस तरह से बना दिया। फिर ग्राफ हो सकता है ऐसा बना हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करके पूरा होगा। पर जब भी आप इनको टोटल करेंगे हमेशा, तो ये टोटल हमेशा 360 डिग्री ही बनना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता, इससे कम नहीं हो सकता। अगर इस ग्राफ को आप टोटल करेंगे तो 90 को अगर आप 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 360 होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे डिग्री। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी, इसमें कन्वर्जन भी होता है। आपको 2 पाई चार्ट दे दिया, एक डिग्री के फॉर्म में और एक परसेंटेज के फॉर्म में। अब वो बोल रहा है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आपको इसको कन्वर्जन भी सिखाया जाएगा। जब हम पाई चार्ट पे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर डिग्री से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब अगला देखिए, ये लाइन ग्राफ है, ठीक। इस तरह से लाइंस बनी होती है, डेटा दिया होता है। जैसे देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें पहले इन्होंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे, देखिए ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं उसमें ग्राफ का रोल बहुत होता है। अब देखिए, इसमें एक वैल्यू 0 थी, फिर 10 से कुछ कम थी, फिर मान लीजिए 0 थी, फिर 0 थी, फिर 20 थी, यहाँ पे 10 थी, और ये 5 थी। तो हमने इसको जब आपस में मिला दिया तो इस ग्राफ को ही हम लाइन ग्राफ कहते हैं। अब इसमें दो डेटा एक साथ दे दिए तो 2 लाइन ग्राफ है, एक सिंगल लाइन ग्राफ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये लाइन ग्राफ जो होते हैं ये आपको ट्रेंड समझाने के लिए होते हैं कि एक बार वैल्यू बढ़ी, एक बार घटी, फिर क्या हुआ, फिर मान लीजिए बढ़ती जा रही है तो ग्राफ ऐसा बन गया, ठीक है। अगर कम हो रही है तो ऐसा बन गया, ठीक है। कई तरह के बन सकते हैं लाइन ग्राफ। यहाँ पे डेटा आपको दिया रहेगा, ये, ठीक है, ये डेटा है, पहले वैल्यूज दी हुई है, फिर उनको मिलाकर ग्राफ ड्रॉ कर दिया गया है, और ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब और एक चीज़ समझिए, देखिए हमने ये तो समझ लिया कि कितने टाइप के ग्राफ हो गए। सबसे पहले आपने देखा कि एक तालिका जिसमें डेटा लिखा रहता है, दूसरा आपने देख लिया बार, तीसरा आपने देख लिया पाई चार्ट, ठीक है, चौथा आपने देख लिया लाइन। तो ये हो गए 4 टाइप के ग्राफ, ठीक है। मोस्टली
इन पे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेखपाल के एग्जाम में ऐसा अभी नहीं हुआ है, ग्राफ पे क्वेश्चन आया है, बार ग्राफ के क्वेश्चन। हमने लेखपाल का एक पेपर भी डिस्कस किया है पूरा 2022 में जो हुआ था, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें बार ग्राफ से क्वेश्चन आया था। तो इन सारे ग्राफ्स पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करने हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना चाहें तो यूपीएससी आयोग जो पेट का एग्जाम कराता है उसमें 20 नंबर के डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां के भी कुछ ग्राफ्स जो हैं वो आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। अब तक जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं वनडे में, जहां पर भी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है वहां से आपको ग्राफ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। पर उसमें आप अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको औसत और परसेंटेज, इन दोनों टॉपिक का सबसे ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो अगर आप एवरेज और परसेंटेज देखेंगे तो बाहर कहीं पर भी डेटा इंटरप्रिटेशन में ये लिखा नहीं गया है कि आपको एवरेज और परसेंटेज पढ़ना है, पर जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा रहता है कि इनका इतना परसेंट है, तो बताइए कितना परसेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। या फिर जो 10 वैल्यूज दी हैं बोल देगा कि जितनी भी वैल्यूज ग्राफ में दी हैं उनका एवरेज कितना होगा, तो आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। तो आज परसेंटेज का टॉपिक आपने कल की क्लास में देखा होगा, जिसमें बेसिक परसेंटेज बताया गया था कि कैसे कैसे हम करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज हम एवरेज पढ़ेंगे। देखिए, एवरेज का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या, ठीक है। कुल संख्याओं की संख्या आप इसको कह सकते हैं नंबर, ठीक है। देखिए, टोटल वैल्यू और फिर नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, अगर आप इसको वैसे लिखना चाहें, देखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। देखिए, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। और ये जो एवरेज का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में ही यूज करना है। ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से समझ लें, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर आपने इसके पहले नहीं पढ़ा है मैथ्स कई सालों से, तो भी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो बच्चे कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने तो पेट क्वालिफाई नहीं किया है, क्योंकि जिन बच्चों ने पेट क्वालिफाई किया है उन्होंने तो मैथ्स के डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो उन्हें आइडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो प्रैक्टिस करें हमारे साथ, जितनी ज्यादा हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक। बाकी वो बच्चे जो कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं या यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आता है या मैथ से क्वेश्चन आता है, तो वो एकदम बेसिक से ये टॉपिक समझ ले। देखिए, औसत का एक ये फॉर्मूला आप एकदम याद कर लें, इसके अलावा डीआई में आपको और कुछ नहीं याद करना है, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए जैसे दो वैल्यूज दी हैं, ठीक है। अब इनका औसत निकालना है, जिसे हम एवरेज कहते हैं। अब देखिए, अगर आप 32 + 58 करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 8 2 10 के, और ये पदों का योग हो गया। पदों की संख्या कितनी है, 1 और 2, तो यहाँ 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 0, और यहाँ पे 5 3 8 1 9, तो अगर आप इसको 2 से भाग करेंगे तो 45 दूना 90 होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिए, अब यहाँ पे 2 पद थे तो 2, अब 3 18 + 30 + 36, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप एवरेज निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 12 2 14, ठीक है। आप अगर 3 3 6 7 1 8, 84/3, अगर आप देखेंगे तो 6 6 12 2 14, 8 6 14 हो गया, तो 4 लिख दिया, 1 हासिल आ गया, 3 3 6 6 1 7, 7 में 1 जोड़ा 8। अब इसको 3 से देखिए, और यहाँ पे अब ये 3 से हम डायरेक्ट इसको काट रहे हैं। एक 3 डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ये नंबर से कोई नंबर क्यों कटेगा। तो वो चीज होती है, जैसे 2, अगर कोई भी इवन नंबर है, मान लीजिए 2 का मल्टीपल है तो वो 2 से कट जाता है। 3 में क्या देखते हैं, अगर हम जो संख्या दी है, मान लीजिए जैसे 333 लिखा हुआ है, तो अगर हम इन तीनों को आपस में जोड़ें तो ये जोड़ने के बाद वो नंबर बनना चाहिए जो 3 से कट जाए। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 3 + 3 + 3 ऐसे लिखिए इसको, 3 + 3 + 3, तो कितना हो गया 9। तो ये 3 से कट जाएगा ना, 3 3 का 9 होता है, इसका मतलब 333 भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 84 लिखा हुआ है, जो 84 आप देख रहे हैं, अगर आप 8 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 4 आपस में कितना होता है, 12, 12 3 से कटता है, इसका मतलब 84 भी 3 से कट जाएगा। तो अब 84 को 3 से कट करिए, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 बच गया 24, 3 8 24, ठीक है।
इसका मतलब इसका एवरेज कितना हो जाएगा 28। और एवरेज का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसमें मध्यमान जो होगा, जो भी मध्यमान होगा वही एवरेज होता है। अगर किसी ने बोला एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं और सबके मार्क्स 90 एवरेज हैं, तो इसका मतलब वो 80 से लेकर 90 के बीच में, 90 से लेकर 70 टू 90 के बीच में रेंज में घूम रहा है। जब उनको हम जोड़ रहे हैं तो वो 90 का एवरेज हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज का मतलब होता है, अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं इसको मध्यमान, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एक मिडिल वैल्यू होगी जो हो जाएगी। जैसे आपने एक स्टैटिस्टिक्स जो सांख्यिकी का टॉपिक होता है उसमें मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा, तो उसमें जो मीन होता है वही एवरेज होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एवरेज निकालना है, ठीक। अब अगला देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि आपको एक स्कूल है, वहां पर ABCDE 5 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब इन 5 बच्चों को एग्जाम हुआ, उसमें 20, 30, 35, 40, 45 ये मार्क्स मिल गए। अब ये पूछ रहा है कि इन बच्चों का जो एवरेज है वो कितना है, औसत कितना है। तो आप क्या करेंगे कि 20 + 30 + 35 + 40 + 45, ठीक है। ये आप लिखिए, इसके साथ में आप लिखिए कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से डिवाइड करिए। अब इसको जोड़िए, ठीक है। देखिए 5 और 5 0, हाथ से लग गई 1, 2 1 3, 3 3 6 3 9, 9 3 12 1 13, 13 और 4 ये हो गया 17, 5। एक बार इसको फिर से कर लीजिए। देखिए 5 5 के 0, हाथ से लग गए 1, अगर आप यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 3 3 6 है, 6 4 ये 10 हो गया, 10 4 14, 14 में अगर 2 जोड़े तो 16 और एक आपने हासिल लिया था वो 17, तो 170/5। अब इसको 5 से काट दीजिए, क्योंकि देखिए 5 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कोई भी नंबर 5 से कब कटता है, या तो उसके जो इकाई होती है इकाई पे, ठीक है। इसको आप यूनिट डिजिट बोलिए या फिर इकाई बोलिए। ये क्या होना चाहिए, 0 या 5। अगर इकाई पे किसी भी नंबर के 0 या 5 है तो वो हमेशा 5 से कटेगा। तो यहाँ 0 दिख गया तो 0 है, इसका मतलब हम इसको काटेंगे 5 से, तो ये कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 16 17, 2 बचे 20, 5 24, 34। अब देखिए ये जो 5 बच्चे हैं इनका जो एवरेज है वो 34 है। अगर बोला जाए कि क्लास में 5 बच्चे थे, 20 30 35 40 45 मार्क्स उनको मिले थे, तो उनका एवरेज कितना हो गया, तो वो एवरेज हो गया 34। अब ये मध्यमान है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कि अब एक कस्बे में लगातार 5 दिनों तक दर्ज किए गए तापमान, अब 5 दिन तक तापमान दर्ज कर दिया गया और अभी पूछ रहा है कि इन 5 दिनों का एवरेज कितना हुआ। तो तापमान कितना है, देखिए तापमान कितना है, 28, 30, 32, 35 और 40 ये है। अगर आप इसको जोड़ेंगे और 5 दिनों का है ये, तो इसको 5 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से अगर आप भाग करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 8 और 2 10, 5 15 के 5, ठीक है। अब आ गया हासिल आई 1, 3 3 6, 3 9, 9 3 12 1 13, 13 और 13 और 2 15 और 15 में 1 जोड़ा तो 16। अब इसको आप 5 से भाग करें। हमने 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया, अगर किसी संख्या के इकाई पर 5 लिखा हो या 0 लिखा हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है। तो अब इसको आप काटिए, 5 तिहाई 15, 1 आ गया, 5 तिहाई 15, ठीक है। ये 33 हो गया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है 33, ठीक। तो ये तो एवरेज के क्वेश्चन हो गए कि एवरेज हम कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ग्राफ इस तरह से एग्जाम में आपको दिखेगा। अब मान लीजिए ये एक कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया है, ट्रांसपोर्ट में कहाँ खर्चा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ खर्चा किया, एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया, R&D में खर्चा किया, टैक्स में किया, इंटरेस्ट पेमेंट करी, सैलरी दे दी, ठीक है। ये वैल्यू दी है। अब इसमें एवरेज के क्वेश्चन बनेंगे। अब आप अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं एवरेज के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए
अगर आप एवरेज की बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जितना भी खर्चा किया है कंपनी ने उसका एवरेज कितना होगा। तो अगर ये पूछ ले कि कुल, देखिए प्रश्न ये है कि कुल जो खर्च हुआ उसका औसत बताइए। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे। औसत क्या है, तो अगर कुल खर्च हुआ औसत बताना है तो ये सारे नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इन सब नंबर को आपस में जोड़िए और कितना, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 तरह के एक्सपेंडिचर हैं तो उनको 7 से भाग कर दीजिए, ये आपको औसत निकल जाएगा। ये सारे नंबर आपस में जोड़ने हैं और औसत निकाल देना। अब एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि शुरू के 4 खर्चों में आखिरी के 4 खर्चों के औसत से कितना डिफरेंस है। तो पहले इन चारों का औसत निकालेंगे, फिर इन तीनों का औसत निकालेंगे, दोनों को मान माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आज आपको औसत का बेसिक टॉपिक समझाना था तो वो समझाया गया है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें मेंशन करिए और हम लोग उस पर फिर से क्लासेस करेंगे। और बाकी थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे।